आता है आपका सोर्स 5, ये है ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टीवेशन। जब बुकनान जो है वो ट्रैवल कर रहे थे एक विलेज के थ्रू लोअर राजमहल हिल्स में, तो उन्होंने वहां पर जो सीनरी थी उसको बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है। यानी उनकी नज़र में वो सीनरी बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर राइस फील्ड्स थी, बहुत ही नैरो वैलीज थी, उसमें जो है राइस फील्ड्स थी, क्लियर्ड लैंड्स थी जिसमें अलग अलग जो है ट्रीज होते हैं वो फैले हुए थे, और रॉकी हिल्स थी, पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और नेचुरल लग रहा था। उनकी नज़र के लिए ये सीनरी या दृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत था। पर बुकनान को ऐसा फील हुआ कि ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेस इसमें कमी है। उनका ये मानना था कि अगर लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादा काम करें, इम्प्रूव करें कल्टीवेशन को और एक्सपैंड करें कल्टीवेशन को, उसके लिए काम करें, तो लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। उन्होंने कहा कि बजाय इतना जो फॉरेस्ट है इसको छोड़ने के, लोग जो है यहाँ पर आसान, पालास, इनके जो है क्या कहते हैं पलास जो होता है उसके प्लांटेशन को करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है टसर सिल्क वॉर्म्स के लिए और लैक प्रोडक्शन के लिए। लैक से क्या होता है, डाइज और वार्निश बनाई जाती है। तो मेनली उनका जो पर्पस था वो ये था कि क्यों जंगल का एरिया वेस्ट कर रहे हो, इसकी जगह यहाँ पर आसान और पलाश के पेड़ लगाओ जिसका इस्तेमाल हम टसर सिल्क वर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं या लैक प्रोडक्शन के लिए। वो ये भी कहते हैं कि जो बाकी बची हुई लैंड है उसको भी क्लियर करो और जो है उसको भी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करो, और जो पार्ट्स आप नहीं फार्मिंग कर रहे हो उसको आप वहां पर पामिया, यानी कि जो एक तरीके का पाम ट्री होता है, प्लामिरा उसको बोला गया है, पाम ट्री जो होता है उसको उगाने के लिए करो, या महुआ को उगाने के लिए। एक ऐसा ट्री जो कि फ्लावर्स के लिए, ऑयल के लिए और अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। तो उनका पर्पस ये था कि जो भी जमीन है उसे बेकार मत जाने दो, या तो उस पर प्लांटेशन करो आसान और पलाश की, या फिर वहां पर पाम ट्रीज और महुआ के पेड़ उगाओ। तो बुकनान जो है बेसिकली नेचुरल ब्यूटी जो प्लेस की है उसको तो एडमायर कर ही रहे थे, बट उनका ये थॉट था कि उसको क्लियर करो, डेवलप करो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के लिए और यूजफुल ट्री प्लांटेशन के लिए, ताकि हमारे लिए वो जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बन सके। रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन। आपने पढ़ा कि कैसे पीजेंट्स और जमींदार जो थे कॉलोनियल बंगाल के और पहाड़ियाज और संथल्स जो थे राजमहल हिल्स के, उनकी जो जिंदगी थी उनमें एक बदलाव आया, चेंज हो गई। अब हम देखते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ और उसके बाद के पीरियड में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि बॉम्बे डेक्कन का जो रूरल एरिया था वहां क्या हुआ। ऐसे जो चेंजेस हैं अगर हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम पीजेंट रिवोल्ट जो है उस पर फोकस करें। ये जो बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं उसमें, या ऐसे जो महत्वपूर्ण समय था उसमें जो रेबल्स थे, बागी जो थे, उन्होंने अपने गुस्से को जो है जाहिर किया। जो भी उनके अकॉर्डिंग अन्यायपूर्वक था, जो भी उनके सफरिंग्स, परेशानी का कारण था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, वो उठ खड़े हुए। अब अगर हमें ये समझना है कि उनका जो आक्रोश था, नाराजगी थी, उसका बेसिक क्या था, उसकी आधार क्या रही, और परत दर परत अगर हम उसके गुस्से की लेयर को खोलते हैं तो हमें उनकी लाइफ और एक्सपीरियंस की झलक मिलेगी जो कि अदरवाइज हमसे छिपी रहे। रिवोल्ट्स जो हैं वो ज्यादातर ऐसे रिकॉर्ड्स देते हैं जो हिस्टोरियंस आसानी से समझ सकते, देख सकते हैं। जो एक्शंस हुए इन बागियों के और उससे अटेंटिव होके, या दोबारा से जो उनका एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको रिस्टोर करने के जोर पे स्टेट अथॉरिटीज ने ऐसा ही नहीं किया कि खाली उन्होंने उनका ये जो विरोध थी, जो बगावत थी, उसको दबाने की कोशिश करी। उन्होंने बल्कि इस बार उसको समझने की कोशिश करी, उनके कारणों को जानने की कोशिश करी, ताकि जो उनकी नीतियां हैं उनमें बदलाव किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। ये जो इंक्वायरीज हैं ये एविडेंसेस देती हैं हमें, जो हिस्टोरियंस आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरी 19वीं सेंचुरीज में पीजेंट्स जो हैं अलग अलग हिस्सों में इंडिया के रिवोल्ट कर रहे थे मनी लैंडर्स और ग्रेन लैंडर्स के खिलाफ। ऐसा ही एक रिवोल्ट था 1875 का जो डेक्कन में हुआ। अब आता है टॉपिक
अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड। जो मूवमेंट शुरू हुआ सुपा, जो कि एक बहुत बड़ा गांव था पूना के अंदर, आज का प्रेजेंट डे पूना डिस्ट्रिक्ट जो है, ये मार्केट सेंटर हुआ करता था जहां पर बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं और मनी लेंडर्स वो लोग रहते थे। 12 मई 1875 को राइट्स जो है वो आसपास के जो रूरल एरियाज थे वहां से इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है इन शॉपकीपर्स पर धावा बोल दिया। डिमांड क्या थी इनकी कि हमारे जो बही खाते हैं, अकाउंट बुक्स जो है या जो कर्ज के पेपर्स हैं या जो भी बॉन्ड्स हैं, उनको आप हमें दे दीजिए। उन्होंने जितने भी खाते थे उन सबको जला दिया, जो अनाज की शॉप्स थी उनको लूट लिया और कुछ केसेस में तो जो साहूकार के घर थे उन पर आग लगा दी। पूना से ये जो रिवोल्ट था ये फैला अहमदनगर तक। उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही ये जो है और आगे फैल गया, लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। 30 से ज्यादा गांव जो है इससे प्रभावित हुए। हर एक जगह पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम था। साहूकार पे हमला होता था, अकाउंट बुक्स जला दी जाती थी और जो डेब्ट के बॉन्ड्स होते थे, कर्ज वाले जो पेपर्स होते थे, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता था। पीजेंट अटैक से घबराकर जो साहूकार थे वो गांव छोड़कर चले गए। जनरली होता ये था वो अपने गांव छोड़ के चले जाते थे, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी हो, जो भी उनकी चीजें हैं वो सब छोड़ के एज इट इज वो गांव से भाग जाते थे। जैसे जैसे रिवोल्ट फैला, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दिखने लग गया फिर से वही दौर जो उनको एक दृश्य 1857 में देखने को मिला था। पुलिस पोस्ट जो है वो गांव में एस्टैब्लिश करी गई ताकि ये जो बागी किसान वगैरह है इनको डराया जा सके और उनको अपने कंट्रोल में लिया जा सके। सेना बुला ली गई, लगभग 951 लोगों को अरेस्ट किया, बहुत सौ को सजा भी हुई, पर इसमें बहुत महीने लग गए कि जो गांव के इलाके थे उनको अपने अंडर कंट्रोल लाने के लिए। अब यहां आप एक टर्म सुन रहे हैं साहूकार। साहूकार वो है जो कि मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों की तरह एक्ट करता है। ऑन दैट डे इन सुपा, ये आपका सोर्स 16 मई 1875 को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पूना के, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा उस घटना के बारे में, एक हिंसक घटना के जो कि पास के गांव सुपा में हुई थी एक दिन पहले, यानी 15 मई को। अब उनका कहना था, उन्होंने जो बताया कि एक डिस्टरबेंस या दंगा हो गया है गांव के अंदर। इस टाइम पे एक जो घर है मनी लेंडर का उसे जला दिया गया है और लगभग और दर्जन भर घर होंगे मनी लेंडर्स के जिनको की तोड़ दिया गया है और उसके अंदर जो है घुसकर लूटपाट की गई। लोगों ने अकाउंट बुक्स जो है वो जला दी है, बॉन्ड्स हैं, ग्रेन्स हैं, जो भी उनके हाथ में आ रहा है वो सब के सब जो हैं उन्होंने उसको जला दिया। और इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ राख दिखाई देगी जहां भी आप देखेंगे। मतलब जब ऑफिसर वहां पे पहुंचेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है राख ही देखने को मिलेगी। पुलिस ने जो है लगभग 50 लोगों को अरेस्ट किया जो कि उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे और जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी लगभग 2000 रुपए के करीब की, उसको जो है उन्होंने वहां से बरामद कर लिया। जो एस्टिमेटेड लॉस था, मतलब जो जितना नुकसान हुआ था वो लगभग 25,000 का था और मनी लेंडर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि उनका जो पूरा नुकसान हुआ है वो करीबन 1 लाख रुपए का हुआ है। ये है सोर्स 7 न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट दी है ये दी गई है आपको नेटिव ओपिनियन से, जो कि जून 1876 में प्रकाशित हुई थी, 6 जून 1876 को। और ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो राइट्स थे यानी पीजेंट्स और फार्मर्स थे उन्होंने मनी लेंडर्स के अगेंस्ट कैसे एक्ट किया उस पीरियड के दौरान। ये कहती है कि जो फार्मर्स थे वो सबसे पहले क्या करते थे, जो वॉचमैन या स्पाइज होते हैं उन्हें गांव की बिल्कुल बाउंड्रीज पे जो है खड़ा करते थे कि अब देखते रहो कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर तो नहीं आ रहा, अगर आए तो फौरन जो है हमें इत्तला कर देना और हम लोग वहां से भाग जाएंगे। उसके बाद फार्मर्स क्या करते थे, इकट्ठे हो जाते थे, एक ग्रुप बना लेते थे बड़े बड़े और फिर जाते थे मनी लेंडर्स के घरों पे। वहां वो डिमांड करते थे कि उनके जो भी उनके बॉन्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको वापस कर दिए जाएं, या जो उनके लोन पेपर्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अगर जो है मनी लेंडर मना कर देता था
तो ऐसे में वो क्या करते थे, उसको मारने की धमकी देते थे। मतलब क्या कहते हैं, तुमने अगर नहीं मानी माई बात तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, और या उसको घर को लूटने की धमकी देते थे। बाई चांस अगर कोई उधर गवर्नमेंट ऑफिसर निकला या गांव की तरफ आया तो ये जो स्पाइज होते थे ये इमीडिएटली जो है इन्फॉर्म कर देते थे फार्मर्स को, और वो लोग वहां से भाग जाते थे इससे पहले कि कोई ऑफिसर आए। तो जो मेन ये रिपोर्ट है वो ये बताती है कि किस तरीके से जो गुस्साए हुए फार्मर्स थे उन्होंने चुपचाप अपने को ऑर्गेनाइज किया अटैक करने के लिए मनी लेंडर्स पे, कैसे अपने जो उनके कर्ज के रिकॉर्ड्स थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और स्पाइस का इस्तेमाल किया कि वो गवर्नमेंट के हाथों पकड़े ना जाए। अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो बॉन्ड्स थे, डीड्स थे, इनको जलाया क्यों, क्यों ये विरोध हुआ, क्यों ये बगावत हुई? क्या ये बताता है हमको जो डेक्कन कंट्री साइड था उसके बारे में, या जो वहां पर खेती बाड़ी से संबंधित बदलाव हुए कॉलोनियल रूल के अंडर, उसके बारे में ये हमको क्या बताता है? तो इनका एक जो लंबा इतिहास रहा है बदलाव का 19वीं सेंचुरी के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। जैसे जैसे ब्रिटिश रूल एक्सपैंड होना शुरू हुआ, बंगाल से और जो थे या हिस्से जो थे इंडिया के वहां पर फैलने लगा, नए सिस्टम जो है रेवेन्यू के थोपे जाने लग गए। परमानेंट सेटलमेंट जो है बहुत कम एक्सटेंड किया, सिवाय बंगाल के किसी और क्षेत्र में वो लागू नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एक रीजन जो था कि 1810 के बाद से एग्रीकल्चर के जो दाम थे वो बढ़ने लग गए, जिससे जो फसल हो रही थी उसके दाम बढ़ गए, और जो बंगाल के जमींदार थे उनकी इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी होने लग गई। अब परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जो रेवेन्यू डिमांड थी वो तो फिक्स कर दी गई थी, तो जो कॉलोनियल स्टेट थे अब वो कोई भी शेयर को क्लेम नहीं कर सकते थे जो भी बढ़ती हुई इनकम का था उसको, क्योंकि उन्होंने तो कहा था इतनी आपको हमें देनी है, अब आपकी इसमें ज्यादा हो कम हो हमें उससे मतलब नहीं। जहां अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने की उनको चाह थी, वहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट को यह भी सोचना था कि कैसे अपनी लैंड रेवेन्यू को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इनकी जो टेरिटरीज उन्होंने जो कब्जा करी थी 19वीं सेंचुरी में, वहां पर उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो हैं बनाने शुरू कर दिए। कुछ और कारण भी थे। जब ऑफिशियल्स जो हैं नीतियां बना रहे थे तो उनकी जो एक सोच थी वो किससे प्रभावित थी, कहां से उनको ये सोच मिल रही थी? जो उन इकोनॉमिक थ्योरी से जिनको वो जानते थे। 1820s तक जो इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो, वो जो है बहुत जाने माने फिगर थे इंग्लैंड के अंदर। कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने रिकार्डियन आइडियाज से समझ के अपने कॉलेज ईयर्स जब उनके रहे होंगे तब उन्होंने इनके जो विचार थे उससे सीख ली थी। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं फॉर्मुलेट करने जा रहे थे जो टर्म्स थी अर्ली सेटलमेंट की 1820s में, तो उन्होंने जो है वो जो ऑपरेट करने की कोशिश करी वो इन्हीं विचारों के माध्यम से उनको बनाया। मतलब जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया एक पूरा का पूरा अपनी नीतियों को, तो उनका जो विचारधारा थी वो उस तरीके के आइडियाज से थी जो उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज में रिकार्डियन आइडियाज जो उन्होंने पढ़े थे डेविड रिकार्डो के। अब रिकार्डियन आइडियाज क्या थे कि एक लैंड ओनर जो है वो क्लेम कर सकता है सिर्फ एवरेज रेंट जो उस समय एग्जिस्ट करता था या चलता था। अगर जमीन में पैदावार एवरेज रेंट से ज्यादा हो रही है तो लैंड ओनर का जो है जो इतना उसके पास बहुतायत हुई है उसके लिए स्टेट को जो है उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं लगा तो कल्टीवेटर्स जो हैं वो एक तरीके से रेंटियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनकी ये जो इतनी बहुतायत इनकम हो रही है वो जो है प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट नहीं होगी लैंड के इंप्रूवमेंट में। मतलब रेंटियर क्या कि लोग जो अब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी रेंटल इनकम पर ही चल रहे हैं। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में थे उन्होंने सोचा कि जो इतिहास है बंगाल का वो कंफर्म करता है रिकार्डो थ्योरी को। बहुत से ऐसे जमींदार हैं जो रेंटियर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, लैंड को लीज पर देते हैं और उन रेंटल इनकम्स पे सरवाइव करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को अब लगा कि अब एक अलग सिस्टम लाना जरूरी है। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम
इंट्रोड्यूस किया गया बॉम्बे डेक्कन में, उसे कहा गया रेयॉटवाड़ी सेटलमेंट। अब जैसा बंगाल सिस्टम में था उसे अगर छोड़ दें तो अब ये जो बॉम्बे डेक्कन में इन्होंने करने की कोशिश करी, उसमें रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली सेटल किया गया रेयॉट से। एवरेज इनकम अलग अलग तरह की जो सॉइल्स थी उससे एक तरह से उसका एस्टिमेशन निकाला गया। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी जो रेयॉट की थी वो आंकी गई और एक प्रपोर्शन जो है उसको फिक्स कर दिया गया, वो जो है एक तरह से स्टेट का शेयर होगा। लैंड्स जो है दोबारा रीसर्वे करी गई हर 30 साल बाद और रेवेन्यू रेट्स जो है वो बढ़ाए गए। तो जो रेवेन्यू डिमांड थी वो अब एक तरह से परमानेंट नहीं रही। अब रेवेन्यू डिमांड और पीजेंट डेप्ट देखते हैं। जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन में हुआ वो हुआ 1820s में। रेवेन्यू जिसकी मांग रखी गई वो इतनी ज्यादा थी कुछ जगहों पे कि जो पीजेंट्स थे वो गांव छोड़कर जाने लग गए और नए नए एरियाओं में जो है या क्षेत्रों में जाकर माइग्रेट करने लग गए। कुछ एरिया ऐसे थे जहां सॉइल अच्छी नहीं थी, रेनफॉल जो है कभी होती थी कभी नहीं होती थी, तो वहां जो समस्या थी वो खास तौर से बहुत ज्यादा थी। अगर बारिश नहीं हुई और फसल जो है वो उतनी अच्छी पैदा नहीं हुई तो जो किसान थे उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था कि वो रेवेन्यू को अदा कर पाए। लेकिन जो कलेक्टर्स चार्ज में थे रेवेन्यू कलेक्शन के, वो हमेशा जो है अपनी एफिशिएंसी को जो है पूरी तरह से दिखाने के लिए तत्पर रहते थे और चाहते थे कि हमेशा उनके सुपीरियर्स को जो है वो एक तरह से प्लीज करते रहें। तो वो जो है पेमेंट निकालने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिसर को ये दिखाना होता था नहीं देखिए आपने हमें जिम्मेदारी दी, हम कलेक्टर्स के तौर पे आ गए यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। आप भले ही वो किसान दे पा रहा है नहीं दे पा रहा वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग पूरी हद तक कोशिश करते थे कि कैसे भी हो बस हमें उससे कलेक्शन जो है वो करना है। अगर कोई फेल हो जाता था पे करने के लिए तो उसकी जो फसल होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था, जो उसकी खेती होती थी, और एक फाइन लगा दिया जाता था पूरे गांव पे। 1830s तक जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा मतलब सीवियर हो गई, भयानक हो गई। जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के वो तेजी से गिर गए 1832 के बाद और लगभग आधे दशक तक कह सकते हैं वो या 1.5 दशक तक वो नहीं रिकवर हुए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब किसानों की जो आय थी उसमें और कमी आ गई। वहीं जो गांव के इलाके थे वहां पर अकाल पड़ गया जो कि हुआ 1832 से 34 के बीच में। लगभग 1/3 कैटल जो डेक्कन की थी वो मर गई और आधी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब जो सरवाइव कर गए थे ना तो उनके पास एग्रीकल्चरल स्टॉक्स थे जो उनको एक तरह से जो उनकी परेशानी थी उससे बाहर निकाल सकें, और बकाया राशि जो रेवेन्यू की थी वो पहाड़ की तरह बढ़ती जा रही थी। तो अब ऐसे में जो कल्टीवेटर्स थे वो इन सालों में कैसे जिए, कैसे उन्होंने रेवेन्यू पे किया, कैसे उनकी जो अपनी खुद की जरूरतें थी उनको पूरा किया, कहाँ से उन्होंने अपने जो प्लॉ थे कैटल थे या अपने जो बच्चे थे उनकी शादी कैसे करी, प्लॉ कैटल कैसे उन्होंने परचेज किए, सबका जवाब एक ही है, उन्होंने उधार लिया। अब रेवेन्यू जो है वो रेयरली पे किया जा सकता था बिना लोन के। अगर वो जब तक मनी लेंडर से लोन नहीं लेते, कर्जा नहीं लेते, तब तक वो रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे। पर एक बार अगर लोन ले लिया तो रेयॉट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उसको दोबारा वापस पे बैक करना, क्योंकि कर्जा बढ़ता जा रहा था, लोन्स वहीं के वहीं थे, पे कर नहीं पा रहे थे, और पीजेंट्स की जो डिपेंडेंसी थी वो मनी लेंडर्स पे और बढ़ती जा रही थी। उनको लोन चाहिए होते थे इवन उनको अपनी रोज की जरूरतों के लिए भी, या जो उनका प्रोडक्शन का खर्चा है उसको पूरा करने के लिए। 1840s तक ऑफिशियल्स जो हैं उनको ऐसा लगा कि जैसे एक पीजेंट का जो कर्जा है वो हर जगह बिल्कुल अलार्मिंग लेवल पे आ गया था कि भाई पीजेंट्स का जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो जो है अभी बिल्कुल भी नहीं पे कर पा रहे हैं, उसको लोन ले रहे हैं तब भी वो जो है अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं बजाय इसके कि वो कर्जा दे पाए। मिड 1840s तक एक साइन दिखने लग गया था कि आर्थिक तौर पे जो है अब रिकवरी हो रही है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जो सेटलमेंट था 1820 का वो थोड़ा ज्यादा हार्श था, कठोर था। रेवेन्यू डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा थी,
सिस्टम बहुत रिजिड था और पीजेंट इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गई थी। तो रेवेन्यू डिमांड जो है उसको मॉडरेट किया गया ताकि जो पीजेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके कि वो अपने कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ाएं। 1845 का जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो धीमे धीमे जो है रिकवर होने लग गए। कल्टीवेटर्स जो हैं अब अपना जो एकड़ थी ज़मीन की उनको और बढ़ाने लग गए, नए एरियाज में जाने लग गए और साथ ही साथ जो अपना पैस्चर लैंड होता है उसको कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट करने लग गए। मतलब जहाँ पर उनके जो जानवर वगैरह होते थे वो घास चरते थे उसको भी अब उन्होंने खेतों में एक तरह से लेना शुरू कर दिया था, खेत की तरह उसमें फसल बोने लगे। पर अपने जो कल्टीवेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पीजेंट्स को ज़्यादा प्लॉ चाहिए थे, ज़्यादा कैटल चाहिए थे। मतलब आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी तो हो कि आप उतना आगे फैला सकें। खेती आपको करनी है तो ज़मीन भी तो आपको उस तरह की तैयार करनी होगी। उसके लिए उनको फिर पैसा चाहिए था, सीड खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए। अगेन किधर मुड़े वो? लोन लेने के लिए मनी लेंडर्स की तरफ। फिर आया कॉटन बूम। 1860 से पहले 3/4 जो रॉ कॉटन था वो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में और जो कि आता था अमेरिका से। ब्रिटेन के जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बात को लेकर कि उनकी जो सप्लाई है कॉटन, रॉ कॉटन की, वो पूरी तरह से अमेरिका से है और उस पर उसकी डिपेंडेंसी बनी हुई है। 1% अगर ये सोर्स कट हो गया तो क्या होगा? इस सवाल से परेशान होकर उन लोगों ने जो है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है सप्लाई के ढूंढने की कोशिश करी। 1857 में जो कॉटन सप्लाई एसोसिएशन था जो कि ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हुआ था और 1859 में जो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी थी उसका गठन हुआ। उनका मेन मकसद क्या था कि एनकरेज करना कॉटन प्रोडक्शन को दुनिया के हर हिस्से में जो उनकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा सूट कर रहा हो। इंडिया को जो है अब ऐसी कंट्री के तौर पे देखा जाने लग गया जो कॉटन सप्लाई करेगा लैंकाशायर को अगर अमेरिका की जो सप्लाई है वो बंद हो गई, क्योंकि इंडिया की जो सॉइल थी वो सूटेबल थी, क्लाइमेट फेवरेबल था कॉटन कल्टीवेशन के लिए और सस्ती लेबर थी। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1861 में तो एक पैनिक की जो लहर होती है वो पूरी तरह से फैल गई थी कॉटन सर्कल्स में ब्रिटेन के अंदर। जो रॉ कॉटन इंपोर्ट हो रहा था अमेरिका से वो नॉर्मल से 3% कम हो गया। लगभग 20 लाख बेल जो है 400 पाउंड के, हर एक जो एक 400 पाउंड का था 1861 में, वो 55,000 बेल्स रह गए 1862 में। मैसेजेस जो हैं वो भेजे गए इंडिया के लिए कि और बाकी जगहों पे भी, ताकि कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन में बढ़ाया जा सके। बॉम्बे में जो है कॉटन मर्चेंट्स कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स में गए, वहां पर जो उन्होंने एक तरह से जज किया सप्लाईज कैसी हैं और फिर वहां पर उन्होंने जो है कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे कॉटन प्राइसेस बढ़ते गए जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे बॉम्बे में, अब वो कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा कॉटन को सिक्योर कर ले ताकि जो ब्रिटिश डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए उन्होंने जो वहां शहर के साहूकार थे उनको जो है एडवांस भी दिए। अब ये जो साहूकार थे इन्होंने क्या किया, क्रेडिट जो है उसको एक्सटेंड करके किसको दे दिया? जो मनी लेंडर्स थे गांव के, क्योंकि मनी लेंडर्स ने उनको प्रॉमिस किया कि हाँ हम जो है जो पैदावार होगी उसको जो है सिक्योर कर लेंगे। जब बूम था मार्केट में तो क्रेडिट जो है बहुत आसानी से मिल जा रहा था, खास तौर से उनके लिए जो लोन्स दे रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पता था, उन्हें सिक्योरिटी थी कि हमारा पैसा जो है वो हमें रिकवर हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं फिगर 9.17, ये दिखाया है ट्रांसपोर्टिंग जो है कॉटन की कैसे होती थी जब रेलवे एरा नहीं था। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज है 20 अप्रैल 1861 के। जब कॉटन सप्लाई जो अमेरिका से थी वो बंद हो गई सिविल वॉर के दौरान, तो ब्रिटेन ने उम्मीद करी कि इंडिया जो है उसको सप्लाई करे सारी कॉटन जितनी भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जरूरत है। उसके लिए उसने पहले जो है सप्लाई का जजमेंट किया, एग्जामिन करा क्वांटिटी कैसी है कॉटन की और मेथड्स को स्टडी किया जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग के। ये जो इंटरेस्ट है ये आपको देखने को मिल सकता है जो पेजेस थे इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के उसमें।
अब आप यहाँ देखिए 3 पैनल्स दिखाए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग मोड्स दिखाए गए हैं ट्रांसपोर्ट करने के कॉटन को। जो बुलक्स हैं वो कोलैप्स कर जा रहे हैं, वेट जो कॉटन का था इतना ज्यादा था कि उससे जो बुलक्स थे वो ही कोलैप्स कर जा रहे थे। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े, भाई उबड़ खाबड़ रोड होती थी तो बोल्डर्स बहुत ज्यादा होते थे रोड पे, और आप देख सकते हैं बेल्स के कितने बड़े बड़े पाइल्स जो हैं वो बोट पर लाद के ले जाए जा रहे थे। तो आर्टिस्ट जो हैं एक तरह से ये सजेस्ट कर रहे हैं इन इमेजेस के थ्रू कि उस टाइम पे जब रेलवे नहीं थी और कॉटन का ये हो गया था कि बूम आ रहा है, मनी लेंडर्स को बहुत इजी हो रहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो लोन पे और हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो कॉटन सिक्योर करने की और उसको सेल करने की इतनी ज़्यादा उस टाइम पे एक होड़ लग गई थी कि जो लोग थे वो ये भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा जो बैल वगैरह है वो उसका बोझ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, बस सबको जो है उस टाइम पे कॉटन ही दिखाई दे रहा था। ये जो डेवलपमेंट थे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा डेक्कन कंट्री साइड पे। जो रियॉट्स थे डेक्कन गांव में, उनको सडनली ऐसा लगा कि जैसे उनको तो अब लिमिटलेस क्रेडिट जो है वो मिलने लग जाएगा। उनको 100 रुपए एडवांस में दिए जाते थे हर एकड़ के लिए जिसमें वो कॉटन बोते थे। साहूकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा इच्छुक था कि वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो दे दे। जब अमेरिकन क्राइसिस जो है वो लगातार जारी रही, कॉटन प्रोडक्शन जो है बॉम्बे डेक्कन में और ज्यादा एक्सपैंड होता चला गया। 1860 से 1864 के बीच में कॉटन एकड़ जो है वो डबल हो गया, मतलब पहले जितनी कॉटन की पैदावार होती थी उसको उतना दुगनी पैदावार होने लग गई। 1862 तक आते आते 90% जो है कॉटन इंपोर्ट्स ब्रिटेन में होने लग गए, यानी कि जो कॉटन ब्रिटेन जा रहा था वो मोस्टली जो है सब 90% इंडिया से जा रहा था। पर ये जो बूम ईयर्स थे इससे संपन्नता कॉटन प्रोड्यूसर्स को नहीं आएगी, मतलब जितने भी कॉटन प्रोड्यूसर्स थे उनको ऐसा नहीं था कि इतना जितनी ज्यादा कॉटन इंपोर्ट हो रहा है उससे उनको कोई फायदा हो रहा है। कुछ जो बड़े किसान थे उनको फायदा हुआ, पर अगर बहुत ज्यादा लार्ज मेजॉरिटी की बात करें तो कॉटन एक्सपेंशन का मतलब हो गया और ज्यादा भारी कर्ज। आप यहां देख सकते हैं फिगर 9.18 में फ्लीट जा रही है बोट्स की, जिसमें कॉटन बेल्स को वो लाद के ले जा रहे हैं गंगा रिवर से, मिर्जापुर से। ये आपका दिया गया है अगेन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862 का। ये रेलवे एज से पहले का समय है। जो टाउन था मिर्जापुर का वो कलेक्शन सेंटर था कॉटन का डेक्कन से। सेम फिगर आप 9.19 देख सकते हैं। यहाँ कॉटन बेल्स जो है बॉम्बे टर्मिनस जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है उसके लिए शिपमेंट के लिए वो इंग्लैंड के लिए तैयार था। अगेन लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862 का। जब से रेलवेज आई कॉटन सप्लाई जो है वो खाली ऐसा नहीं था कि कार्ट और बोट्स पे ही जाती थी। रिवर ट्रैफिक जो है वो समय के साथ डिक्लाइन होने लग गया, पर जो ओल्ड मेथड से ट्रांसपोर्ट के अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। जो बैलगाड़ियां हैं जो कि लोडेड होती थी वो वेट कर रही हैं कॉटन बेल्स को ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन से पोर्ट की तरफ। मतलब ये था कि अभी रेलवे स्टेशन जो है वो चल रहा था पर उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन रिवर ट्रैफिक भी जो है वो धीमे धीमे कम होने लग गया। तो लोग क्या कर रहे थे, अब शिप में लोड करने के लिए पोर्ट तक ले जाने के लिए अगेन जो बैलगाड़ियां होती थी उस पर जो है अपना सामान जो कॉटन के बेल्स होते थे इनको लाद कर ले जाते थे। क्रेडिट ड्राइज अप। अब जब तक ये बूम रहा कॉटन मर्चेंट जो इंडिया के थे उनको तो अब ये लगने लग गया था कि पूरा वर्ल्ड मार्केट जो रॉ कॉटन का है अब उनका ही हो गया, कि वो पूरा कैप्चर कर लेंगे और अमेरिका को परमानेंटली डिस्प्लेस कर देंगे। जो एडिटर थे बॉम्बे गैजेट के, उन्होंने पूछा 1861 में कि कौन रोकेगा इंडिया को, ये जो स्लेव स्टेट्स हैं यूएसए के, कि वो जो इंडिया जो है अब एक तरह से फीडर बन गया है लैंकाशायर का, तो कौन उन्हें हटा सकता है। पर 1865 तक ये जो सपने थे ये खत्म हो गए। जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ कॉटन प्रोडक्शन अमेरिका का फिर रिवाइव हो गया और जो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट था ब्रिटेन का वो धीमे धीमे डिक्लाइन करने लग गया। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, साहूकार थे जो महाराष्ट्र में, अब वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा, ना वो देख रहे थे कि वो अपने लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिट है उनको और बढ़ाएं। वो देख रहे थे कि जो डिमांड थी इंडियन कॉटन की वो धीरे धीरे गिर रही है और कॉटन प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने ये जो काम कर रहे थे इसको बंद कर देते हैं। जो एडवांस थे पेरेंट्स को जो वो दे रहे थे उसमें भी उन्होंने हाथ रोक लिया, और जो डिमांड थी उनकी कि अब हमारा जो तुमने कर्जा लिया है अब इसे वापस चुकाओ। तो जहां एक तरफ क्रेडिट्स जो है वो ड्राई होने लग गए, रेवेन्यू डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई। जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट जैसा कि हमने देखा वो 1820s और 1830s में था, अब अगले का टाइम था, और ये जो नया सेटलमेंट था इसमें डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 50 से 100%। अब रायट्स जो हैं वो कैसे इतनी बढ़ी हुई डिमांड को उस समय पे करेंगे जब दाम गिर रहे हैं और कॉटन फील्ड्स जो है वो गायब हो रही हैं। फिर वो जो है किसकी तरफ मुड़े, मनी लेंडर की तरफ। अब मनी लेंडर ने जो है लोन्स देने से मना कर दिया, उसको कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो रायट्स हैं वो उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसके पैसे को रीपे कर पाएंगे। एक्सपीरियंस क्या रहा इस इनजस्टिस का, जो रिफ्यूजल किया गया, मनी लेंडर्स ने जो मना कर दिया लोन देने के लिए, उससे जो राइट्स थे वो एक तरह से आक्रोशित हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें तब आई, वो इसलिए नहीं थी कि उनको जो है, और जैसे कहते कर्जे में बहुत गहरे गहरे डूब गए थे वो, या वो मनी लेंडर के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे सर्वाइवल के लिए। वो इस बात से नहीं गुस्साए, वो इसलिए गुस्साए थे कि मनी लेंडर्स जो है अब उनकी जो एक परेशानियां हैं, दुख तकलीफें हैं, उसकी तरफ से उसको कोई मतलब नहीं है। इससे उनको ज्यादा गुस्सा हो गया। मनी लेंडर्स जो हैं वो जो एक नॉर्म्स बने हुए थे, कंट्री साइड के जो रूल्स थे उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ रहे थे। अब कॉलोनियल रूल के टाइम पे मनी लेंडिंग जो है बहुत ज्यादा फैली हुई थी, और मनी लेंडर्स जो हैं वो ज्यादा पावरफुल होते थे उस समय। अब आता है आपका सोर्स 8। सोर्स 8 जो है एक रेयॉट की पिटीशन है, यानी कि एक फार्मर की पिटीशन है। पिटीशन यानी फॉर्मल तौर पे कंप्लेंट। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है उस पिटीशन का जो कि एक रेयॉट द्वारा की गई है। मिराज गांव के रहने वाले थे, तालुका कारजात, और ये इन्होंने लिखी है कलेक्टर को अहमदनगर डेक्कन राइट्स कमीशन, उसको जो है इन्होंने ये अपनी पिटीशन लिखी है। अब इस पिटीशन में वो क्या कहते हैं कि जो साहूकार हैं उन्होंने हम लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, या जो एडवांटेज ले रहे थे हमारे जो गरीब किसान हैं उनका इन्होंने एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं क्योंकि अब फार्मर्स जो हैं वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपने जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करा जाए, तो वो जो है मजबूर कर रहे हैं हमें कि हमसे जो है तुम पैसे लो, उधार लो, कपड़े, ग्रेन्स, ये सब जो है तुम हमसे उधार लो। और मनी लेंडर्स जो हैं हम लोगों से एक अनफेयर तौर पे एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं हेल्प देने से पहले। मतलब वो ये चाह रहे हैं तुम हमसे लो और फिर हम तुमको एक ऐसी कंडीशन या बॉन्ड में बांध दें जो तुम्हारे लिए बेयर करना मुश्किल हो जाए। फार्मर इससे ज्यादा कहते हैं कि जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं, मतलब 25 से 50% ज्यादा जो है वो चार्ज कर रहे हैं उन लोगों से जो उनको कैश में देते हैं। फार्मर की जो क्रॉप्स हैं वो मनी लेंडर द्वारा ले ली जा रही हैं, और जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो जो है जो फार्मर का लोन अमाउंट है उसमें क्रेडिट कर देगा, पर एक्चुअली जो है वो अपनी जो उनकी बुक्स हैं उनमें वो कहीं पर भी अकाउंट्स को उनको मेंशन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ना तो रिसिप्ट दे रहे हैं कोई कि उन्होंने जो है इनसे फसल ली है, ताकि फार्मर के पास कोई भी प्रूफ ना रहे कि उसने जो है जो कर्ज का उसका हिस्सा है उसको उसने चुका दिया है। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है इसमें। तो अगर पूरा ओवरऑल इसका समराइज करें तो मेनली फार्मर जो है वो कंप्लेंट कर रहा है कि मनी लेंडर्स जो है उसको चीट कर रहे हैं, ओवरचार्ज कर रहे हैं, और जो गरीब किसान है उनका शोषण कर रहे हैं। क्यों? वो उनको अपने जो कर्जे के और जो पॉवर्टी का जो एक उनका जाल है उसमें वो उसको बांधे रखना चाहते हैं। अब वैरायटी जो है कस्टमरी नॉर्म्स की वो ज्यादातर चल रही थी मनी लेंडर और रेयॉट्स के रिलेशनशिप के बीच में। बेसिकली क्या था, जो कस्टमरी नॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आप कोई रूल्स जो है वो रिटन नहीं है, एक आपका एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है जिसके बेसिस पे आप जो है सामाजिक सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बिहेव होता है।
तो वही जो है रिलेशनशिप जो है मनी लेंडर और रिवॉर्ड के बीच में था। उन्हीं में एक रूल बना हुआ था कि आप अगर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या था कि अगर मनी लेंडर आपको पैसा आपको दे भी रहा है तो उसकी ये कहीं ना कहीं लिमिट है कि वो इससे ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता, और इसको जो है फेयर इंटरेस्ट के तौर पे काउंट भी किया जा सकता था। लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये जो नॉर्म्स हैं ये तोड़ दिए गए। बहुत सारे जो केसेस इन्वेस्टिगेट किए गए डेक्कन राइट्स कमीशन के द्वारा, उनमें से एक ऐसा भी मिला जिसमें मनी लेंडर जो है वो लगभग 2,000 रुपये चार्ज कर रहा था इंटरेस्ट के, जबकि लोन दिया था उसने सिर्फ 100 रुपये का। तो ये जो पिटीशन के बाद पिटीशन जो है राइट्स ने जो कंप्लेंट करी थी वो उस अन्याय के लिए करी थी जो मनी लेंडर उनसे पैसे वसूल रहा था, या जिस तरह से जो एक ट्रेंड चला आ रहा था, एक रूल फॉलो किया जा रहा था, उसको उसने तोड़ दिया था। अब राइट्स की नज़र में मनी लेंडर जो है वो एक डेविल और एक धोखेबाज की तरह था। उन्होंने मनी लेंडर्स की कंप्लेंट करी कि वो जो है लॉज के साथ खिलवाड़ करते हैं, अकाउंट्स जो है उसके साथ हेराफेरी करते हैं। 1859 में ब्रिटिश ने एक लिमिटेशन लॉ पास करी जिसमें यह कहा गया कि जो लोन बॉन्ड साइन किए जाएंगे मनी लेंडर्स और राइट्स के बीच में, उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। अब ये लॉ किस लिए लाया गया था? ताकि जो इंटरेस्ट का जमा कर रहे हैं, इतना इकट्ठा कर रहे हैं समय के साथ साथ, वो जो है उसके ऊपर एक कंट्रोल किया जा सके, उस पर निगाह रखी जाके। लेकिन मनी लेंडर जो था उसने इसमें से भी एक तरीका निकाल लिया, मतलब उसने इस जो कानून आया उसमें भी एक तरीका निकाल लिया। अब वो राइट्स को मजबूर कर रहा कि तुम एक नया बॉन्ड साइन करो हर 3 साल के बाद। अब जब ये जो नए बॉन्ड साइन किए गए तो उसमें जो अनपेड बैलेंस था, यानी कि जो ओरिजिनल लोन और उस पर जो इंटरेस्ट हो गया था, उसको प्रिंसिपल के तौर पे एंटर किया गया, जिसके ऊपर नए सेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट किए गए। तो जो डेक्कन राइट कमीशन थे उनको जो भी पिटीशंस मिली उसमें राइट्स ने यही डिस्क्राइब किया कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे मनी लेंडर्स जो हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं राइट से पैसा लेने के। वो ना तो रिसिप्ट दे रहे हैं उनको जो लोन रीपे हो जाता है, अपने मन से फिगर्स भर देते हैं बॉन्ड्स में, पीजेंट की जो फसल है उसको कम दामों पर लेते हैं, और एक तरह से पूरी की पूरी जितनी भी किसान की अपनी संपत्ति है उसको जो है वो ले लेते हैं। तो ये जो नया ऑपरेसिव सिस्टम आया था, इनका जो डीड्स और बॉन्ड्स है वो एक सिंबल के तौर पे दिख रहे थे नए ऑपरेसिव सिस्टम के, यानी कि जो आपको प्रताड़ित करने वाले जो सिस्टम है उसकी तरह ये दिखने लग गए थे। पहले क्या था, जो डीड्स थी बहुत रेयर होती थी। अब ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते आ रहे हैं, जो कॉमन रहा है पास्ट में, वो उसको कहीं ना कहीं उनको लेकर शक शुबा थी। वो ये चाहते थे जो भी ट्रांजैक्शंस की टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और उनको कैटेगरी वाइज स्टेट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स में, डीड्स में और बॉन्ड्स में, और कानून के अंतर्गत उसको रेगुलेट करना चाहिए। अगर डीड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलरली या लीगली एनफोर्स नहीं होते हैं तो उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। समय के साथ साथ पीजेंट्स जो हैं अब वो अपनी ये जो परेशानियां थी जिंदगी की, वो कहीं ना कहीं ये जो नई रेजिमी आई थी बॉन्ड्स और डीड्स की, इससे जोड़ने लग गए। उनसे साइन कराया जाता था, थंब इंप्रेशंस लगवाए जाते थे डॉक्यूमेंट्स पे, पर उन्हें ये नहीं पता था एक्चुअल में वो साइन किसके लिए कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। कोई आइडिया नहीं क्लॉजेस का कि मनी लेंडर जो उनके बॉन्ड में क्या क्लॉज डाल रहा है। उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, डर था उन्हें कि पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उनको जो है सरवाइव करना था, उनको लोन चाहिए था, और मनी लेंडर्स जो हैं वो अब लोन देने को तैयार नहीं थे बिना लीगल बॉन्ड्स के। अब ये है आपका सोर्स 10। इस सोर्स 10 में बताया है कि कैसे जो डेब्ट्स थे वो बढ़ते चले जाते थे। यहाँ पर एक रायट ने यानी किसान ने जो है पिटीशन जो लिखी डेक्कन राइट्स कमीशन को, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लोन सिस्टम वर्क कैसे करता था और कितना अनफेयर था। उसने कहा कि जो फार्मर है जब वो उधार लेता था 100 रुपए का, तो मनी लेंडर जो है उस पर इंटरेस्ट रेट लगभग 2 या 3 रुपए का आना का लेता था पर मंथ, हर 100 रुपए पे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रेट था उस टाइम पे, 3% से ज्यादा पर मंथ। अब फार्मर जो है उस लोन को पे करने का एग्री करता था 8 दिन के अंदर, लेकिन फार्मर इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो पे कर नहीं पाता था। 3 साल के बाद जब फार्मर जो है उसका पैसा नहीं रीपे कर पाता था, तो मनी लेंडर जो है उससे एक नया बॉन्ड जो है
फिर साइन करवाता था। अब इस टाइम में वो क्या इंक्लूड करता था, जो ओरिजिनल लोन है और इंटरेस्ट जो है, उन दोनों को वो ऐड करके जो 3 साल में हुआ है वो एक नए बॉन्ड पे उसका अमाउंट लिख देता था, और नया बॉन्ड जो था उसका सेम उतना ही हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता था। तो ये जो प्रोसेस था ये लगातार कई सालों तक रिपीट होता था, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो हर बार टोटल में ऐड कर दिया जाता था। तो जो उनका कर्जा था वो बढ़ता चला जाता था, यहां तक कि 12 साल के बाद भी जब फार्मर अगर अपना इंटरेस्ट को कैलकुलेट करे तो 1,000 रुपए का जो लोन होता था वो अब 2,028 रुपए का हो गया होता था, कुछ आने और पैसे का, जो कि ओरिजिनल अमाउंट से डबल था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की तरह। तो जो कहने का मतलब है, फार्मर ने ये बताया कि कैसे जो मनी लैंडर्स थे वो फार्मर को ट्रैप कर लेते थे इस कभी ना खत्म होने वाले कर्जे में, हाई इंटरेस्ट से और रिपीटेड बॉन्ड से। तो अगर एक छोटा सा लोन भी लिया जाता था वो इतना बढ़ जाता था कि ये लोग जो है उसको फिर रीपे नहीं कर पाते थे। द डेक्कन राइट्स कमीशन, जब रिवोल्ट फैला डेक्कन में, उस समय शुरुआत में जो गवर्नमेंट थी बॉम्बे की, उसने उसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की कोई ऐसी मंशा नहीं दिखाई। पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो पहले ही 1857 की रिवोल्ट की जो उसकी मेमोरीज थी उससे काफी चिंतित थी, और इसी वजह से उसने गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे पे दबाव बनाया कि वो जो है इंक्वायरी कमीशन सेटअप करे ताकि जो दंगों के मेन कारण हैं उनकी जांच हो सके। कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करी और उसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया 1878। इस रिपोर्ट को कहा गया डेक्कन राइट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की मदद से हिस्टोरियंस को जो है बहुत सारे ऐसे रेंज मिले सोर्सेस के जिससे वो इन राइट्स की स्टडी कर सके। कमीशन ने इंक्वायरी कराई उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर ये दंगे फैले थे, राइट्स के, साहूकार के और आई विटनेसेस के जो है जो स्टेटमेंट्स थे उनको रिकॉर्ड किया। जो भी रेवेन्यू के रेट्स, प्राइसेस थे या इंटरेस्ट रेट से अलग अलग रीजन में उनका जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है उसे कंपाइल किया, और फिर कंपेयर करके पूरी तरह से एग्जामिन करके इन रिपोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा भेजी गई थी उसको जो है इन्होंने फिर उसके बेसिस पर अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार किया था। ये था डेक्कन राइट्स कमीशन। ऐसे जो रिसोर्सेस है इनको देखकर हमको एक चीज फिर याद आती है कि ये जो है ऑफिशियल सोर्सेस थे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स की जो कंसर्न से चिंताएं थी या जो उनके जो भी इवेंट्स हुए उनके जो उनकी तरफ से जो व्याख्या की गई उसको दर्शाता है। डेक्कन राइट्स कमीशन जो है जैसे स्पेसिफिकली ये चीज करने पे मजबूर करता है, जज करने पे मजबूर करता है कि क्या जो लेवल था गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड का वो कारण था रिवोल्ट का। सारे के सारे एविडेंसेस को रखने के बाद कमीशन ने जो है रिपोर्ट करी कि जो गवर्नमेंट डिमांड थी वो एक्चुअल में किसानों की जो गुस्सा था उसका मेन कारण नहीं था। ये तो मनी लेंडर्स थे जिनको मेन ब्लेम किया जाना चाहिए, और इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा पाया गया कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में। मतलब जल्दी जल्दी यही चीज जो है आपको कॉलोनियल रिकॉर्ड में ये तर्क मिल जाएगा। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलेक्टेंस थी कि वो ये एडमिट करना नहीं चाहते थे कि जो भी असंतोष हुआ है वो गवर्नमेंट के एक्शन के कारण हुआ है। मतलब वो अपने पे ब्लेम नहीं देना चाह रहे थे कि हमारे जो डिमांड्स थे उनके कारण ये सब प्रॉब्लम हुई है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो मनी लेंडर्स थे उनको मेनली इसके लिए ब्लेम करना चाहिए। और ऐसे ही उन्होंने रिपोर्ट खूब सारे बनाए थे जल्दी जल्दी। तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो है इसीलिए इनवैल्यूएबल सोर्सेज है जो रिकंस्ट्रक्शन है हिस्ट्री का उसके लिए, पर उसको जो है हमेशा आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको जो एविडेंसेस हैं, जो न्यूज़पेपर, अनऑफिशियल अकाउंट, लीगल रिकॉर्ड या जहां से भी पॉसिबल हो ओरल रिसोर्सेज, उनके साथ एक तरीके से मैच करना पड़ेगा कि हाँ ये जो बात कही गई है ये सही है, और तब हम इस हिस्ट्री है
उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर वाकई में आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें आशा एजुकेशन, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं।